दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों मध्य प्रदेश में जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में खेला हुआ है और कांग्रेस की जो कैंडिडेट है वो मुंह देखते रह गई और भारतीय जनता पार्टी ने उनके आंख के सामने से कि सीट चुरा कर ले गए। सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना नाम लिख लिया। ठीक अब उसी तर्ज पर मुझे लगता है कि झारखंड में भी चुनाव होने जा रहा है। झारखंड में तो मध्य प्रदेश में चुनाव की बारी तो नहीं आई क्योंकि उनके कैंडिडेट का नॉमिनेशन ही कैंसिल हो जाता है, लेकिन झारखंड में सबका पर्ची सही पाया जाता है और अब 18 जून को वहां पर चुनाव होगा। तो अब देखिए मध्य प्रदेश का सिचुएशन और झारखंड का सिचुएशन थोड़ा सिमिलर है। तो पहले ब्रीफ दे देते हैं मध्य प्रदेश का सिचुएशन, तो आपको झारखंड का सिचुएशन समझने में आसानी रहेगा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में टोटल सीटें थी 3 और उसके ऊपर 3 कैंडिडेट शुरू में थे। 2 बीजेपी के कैंडिडेट थे और एक कांग्रेस के कैंडिडेट थी मीनाक्षी नटराजन। मीनाक्षी नटराजन के नाम की घोषणा थोड़ा देरी से होती है क्योंकि कांग्रेस में अंदरूनी कलह थी। उस सीट पर कमलनाथ भी अपना चाह रहे थे दावा और दिग्विजय सिंह के भी तरफ से अपना दावा था और राहुल गांधी ने अपना दावा खेल दिया और मीनाक्षी नटराजन को वो सीट से टिकट दे दिया। जब भारतीय जनता पार्टी को पता चला कि मीनाक्षी नटराजन को टिकट मिला है तो उन्हें तो लगा कि मीनाक्षी नटराजन के नाम पर तो बहुत सारे विधायक जो हैं क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो उन्होंने लास्ट मोमेंट पर अपने तीसरे कैंडिडेट, बीजेपी ने अपने तीसरे कैंडिडेट की का भी अनाउंसमेंट कर दिया। जैसे ही बीजेपी ने तीसरे कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया कांग्रेस सदमे में आ गई। उन्हें लगा कि बीजेपी अगर तीसरे कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर रहा है इसका मतलब क्या बीजेपी ने एमएलए से बात कर लिया है क्या? मतलब उन्हें बीजेपी पर ज्यादा कॉन्फिडेंस था, अपने एमएलए पर कम कॉन्फिडेंस था। तो जब कॉन्फिडेंस होता है ऐसा किसी पार्टी पर तो उस कॉन्फिडेंस के अनुसार जो क्या किए हैं ये लोग अपने एमएलए को शिफ्ट करने के लिए रिजॉर्ट बुक कर लिया। मध्य प्रदेश से बाहर कर्नाटका में उन्होंने रिजॉर्ट बुक कर लिया था बेंगलोर में और अपने सारे विधायकों को प्लेन में बैठा भी दिया था कि आप लोग प्लेन में बैठिए, तब तक इधर मीनाक्षी नटराजन नॉमिनेशन फाइल करती है। और कांग्रेस का कोई बैकअप कैंडिडेट भी नहीं था और मीनाक्षी नटराजन के जो नॉमिनेशन था उस पर लास्ट डे जो है बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कर दी। आपत्ति दर्ज ये की कि उन्होंने एक तेलंगाना में केस था जिसके ऊपर सुनवाई चल रही है, उस केस का मेंशन इन्होंने अपने हलफनामे में नहीं किया। और जो आरओ साहब थे रिटर्निंग ऑफिसर, उन्होंने जब ये वेरीफाई किया तो ये सही पाया जाता है कि उनके खिलाफ एक केस चल रहा होता है तेलंगाना में और उसका उन्होंने जानकारी देना जरूरी नहीं समझा। तो इसके लिए मीनाक्षी नटराजन को टाइम भी दिया जाता है, लेकिन सही समय पर वो कागजी कार्रवाई पूरा कर नहीं पाती है, इसलिए उनका नॉमिनेशन जो है कैंसिल कर दिया जाता है। अब जैसे ही वो कैंसिल कर दिया जाता है बीजेपी के तीनों कैंडिडेट जो हैं निर्विरोध राज्यसभा के लिए जीत जाते हैं। उसके बाद जिस दिन अनाउंसमेंट होता है रिजल्ट का उस दिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस की तरफ से एक याचिका दाखिल की जाती है सुप्रीम कोर्ट में कि ये हुआ है गड़बड़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले को कहा कि हम बाद में सुनेंगे। तो उन्होंने कहा, कांग्रेस के वकीलों ने कहा कि बाद में सुनिएगा लेकिन कल रिजल्ट का दिन है, कम से कम रिजल्ट पर तो रोक लगाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट को यह मालूम चल गया था कि जो चुनाव आयोग ने किया है, रिटर्निंग ऑफिसर ने किया है, वो सब नियम कायदे के अनुसार ही किया है, इसलिए उन्होंने रोक नहीं लगाया है और मामले की सुनवाई के लिए नेक्स्ट डे दे दिया है। अब जो है कांग्रेस के एमपी एमएलए सब दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों कांग्रेस किसी भी चीज को इतना लाइटली लेते हैं ना,
इसकी कोई सीमा नहीं है। और चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद अगर आप लाठी पटक रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब ध्यान देना चाहिए था कि किस तरह से फॉर्म भरा जा रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन छुपानी है। कांग्रेस की विडंबना यही है, क्या इन्फॉर्मेशन देनी है वो छुपा जाते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन छुपानी है वो एक्सपोज कर देते हैं। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से मीनाक्षी नटराजन का केस खत्म होता है। अब दोस्तों आइए, झारखंड में जो परिमल नाथवानी हैं वो एक बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक ना। और इससे पहले भी वो कांग्रेस के समर्थन से या जेएमएम के समर्थन से राज्यसभा रह चुके हैं। उनका राज्यसभा का सिर्फ टर्म खत्म हो रहा है किसी स्टेट से, इसलिए उन्होंने इस बार झारखंड से अपना राज्यसभा कैंडिडेचर भरा है। और एनडीए सिर्फ उनकी बैकिंग कर रही है कि आप हमारे जो वोट हैं वो हम आपको दे रहे हैं, बाकी का वोट का इंतजाम हम आपके लिए नहीं करने जा रहे हैं। हाँ, अगर आपका गुडविल है दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज में जो आपके लिए वोट कर सकते हैं, अगर आप जुगाड़ कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, हमारे पास जो है वो हम आपको दे देंगे। तो जो नॉमिनेशन फाइल किए थे परिमल जी, उनमें भी कई जगह त्रुटियां थी और कांग्रेस के एमएलए ने इसका ऊपर चुनाव आयोग में कंप्लेन भी किया था। लेकिन कंप्लेन करने के बाद उनको टाइम दिया जाता है कि इस जगह पर आपके देखिए नाम में जो है गड़बड़ी है, इसको आप ठीक कीजिए। और समय रहते उन्होंने उस चीज को ठीक कर लिया और उनका जो है नॉमिनेशन अप्रूव हो जाता है। तो इस बात के लिए पहले कांग्रेस से विरोध करती है कि दो केस, दो अलग अलग स्टेट, एक में बीजेपी का कैंडिडेट, एक में कांग्रेस का कैंडिडेट है। एक में गड़बड़ी पाया जाता तो उनका नॉमिनेशन रद्द होता है, दूसरे में गड़बड़ी पाया जाता तो उनको टाइम दिया जाता है और वो ठीक कर लेते हैं और उनका अप्रूव हो जाता है। तो पहले तो कांग्रेस या जितने भी विपक्षी दल हैं उनका इस चीज पर ऑब्जेक्शन है। लेकिन दोस्तों देखिए, जो परिमल नाथवानी हैं उन्होंने किसी तरह का इंफॉर्मेशन छिपाया नहीं था। उन्होंने उनके नेम में कहीं पे नाथवानी था, कहीं पे परिमल पहले था, नाथवानी बाद में था, इस तरह का ही सीन था। लेकिन जो मीनाक्षी नटराजन ने है अपने ऊपर हुए केस की जानकारी उन्होंने छुपाई थी। तो अब दोस्तों देखिए, परिमल नाथवानी का तो हो जाता है काम पूरा। अब जो है 18 जून को चुनाव है। अब परिमल नाथवानी जीतेंगे कैसे? क्योंकि दोस्तों देखिए, झारखंड का अगर आप समीकरण समझिएगा तो वहां पर टोटल 81 सीट हैं टोटल विधानसभा की, और एक कैंडिडेट को जीतने के लिए टोटल 28 वोट चाहिए। अब देखिए 34 वोट हैं जेएमएम के पास, तो उनका अपना एक कैंडिडेट है, ठीक है ना। और जब 34 और 16 हैं कांग्रेस के पास, और 4 जो हैं आरजेडी के पास हैं और 2 जो हैं लेफ्ट के पास हैं। इस तरह अगर इंडिया ब्लॉक के देखा जाए तो टोटल 56 वोट हो जाते हैं और एक सीट जीतने के लिए 28 वोट की जरूरत होती है। तो 28 दूनी 56, 2 कैंडिडेट आराम से जीत सकते हैं। तो अब ये परिमल नाथवानी जो एनडीए बैक्ड कैंडिडेट हैं, उनके पास एनडीए के टोटल 24 वोट ही हैं। तो अब ये जीतेंगे कैसे? तो अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ विधायक जो हैं, चाहे वो जेएमएम को हो चाहे वो कांग्रेस को हो, वो क्रॉस वोट कर सकते हैं। कुछ विधायक जो हैं वो एब्सेंट रह सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन, जो परिमल नाथवानी इतने साल से पॉलिटिक्स से राज्यसभा के मेंबर बने हुए हैं, अगर उन्होंने चार विधायक मैनेज कर लिए, क्योंकि 28 तो चाहिए जीतने के लिए, 24 इनके पास है। अगर 4 विधायक ये लोग मैनेज कर लेते हैं तो इनकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। तो और अगर 4 भी नहीं तो 3 भी कर लेते हैं और एक एब्सेंट हो जाते हैं तो भी इनकी जो है जीत सुनिश्चित हो सकती है। दूसरे नंबर अगर 27 वोट आते हैं तो दूसरे प्रेफरेंस के वोट के आधार पर जो परिमल जी जो हैं वो जीत सकते हैं। तो ये पूरा इक्वेशन दोस्तों है और इस इक्वेशन को कांग्रेस भी समझ रही है। इसलिए कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस को सबसे ज्यादा डर लगता है कि उसके विधायक टूट ना जाएं। तो कांग्रेस अब अपने विधायकों को शिफ्ट करने का प्लानिंग कर रही है।
अब कहाँ शिफ्ट करेंगे? झारखंड के देखिए अगल बगल जितने स्टेट्स हैं सब बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, आंध्रा हो, आंध्रा तक, इधर तेलंगाना या तो फिर उधर हिमाचल प्रदेश शिमला या फिर बेंगलोर जा सकते हैं। इसके अलावा धरती पे उधर नॉर्थ में और कहीं जमीन नहीं बची है कांग्रेस के लिए। अच्छा, कांग्रेस के तो आप बचा लेंगे, अगर कहीं हेमंत सोरेन ने खेला खेल दिया तो क्या होगा दोस्तों? हेमंत सोरेन भी तो कांग्रेस से खुश नहीं हैं, क्योंकि उनके जो कैंडिडेट हैं प्रणब झा, कांग्रेस ने हेमंत सोरेन से किसी तरह का सलाह मशवरा किया नहीं है, उनका नाम का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो कांग्रेस के एमएलए जो है, हो सकता है इससे खफा होकर एक दो एमएलए हो सकता है कि उनके क्रॉस वोटिंग कर दे। हेमंत सोरेन बाद में कहा कि आपने हमसे पूछा नहीं, तो हो सकता है कि उन्होंने अपने गुडविल के आधार पर अंतरात्मा की आवाज सुनकर उनको वोट कर दिया। तो कुछ भी हो सकता है, देखना होगा। हमें 18 तारीख तक का इंतजार दोस्तों करना ही पड़ेगा, ऊंट किस करवट बैठता है ये देखने के लिए। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है झारखंड में किसकी जीत हो सकती है, कमेंट करके बताइए। और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।